हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा की आईडी, अमृत उपाध्याय 007 मेरे टेलीग्राम आईडी है, जहां आप लोगों से बातचीत होती है मेरी। और टेलीग्राम पर मैं सूचना दे दिया करता हूं। अगर कभी डिले हो गया, कभी क्लासेस नहीं हुई, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सूचित कर दूं। देखिए, पिछली बार मैंने बताया था भाग 4 में कब कब संशोधन हुए, उसमें एक चीज़ छूट गई थी, उसको अपडेट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको जो PDF प्रोवाइड करवाया है उसमें इसको अपडेट कर दिया है। पहला चीज़ मैंने क्या बताया था, जो लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको ये समझना है कि हम बात कर रहे हैं भाग 4 की। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे उनका नाम था सर BN राव। उन्होंने बताया था, ये सुझाव दिया था कि अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा जाए, एक न्यायोचित अधिकार और एक गैर न्यायोचित अधिकार। न्यायोचित और ड्राफ्ट कमेटी ने उसको मान लिया था। न्यायोचित अधिकार जो बने उसको भाग 3 में मूल अधिकारों के तहत शामिल किया गया, और गैर न्यायोचित अधिकार यानी जिसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा उसको गारंटी नहीं दी जा सकती है या संविधान में गारंटी नहीं दी गई है, वो नीति निदेशक तत्व बने, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 36 से 51 तक DPSP पूरा है, यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं। इसमें संशोधन कब कब हुआ था उसमें एक पॉइंट छूट गया था। आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, 39 का, 43 का और 48 का। क्या संबंध है तीनों में? 39 + 4 कर दीजिएगा तो 43 का हो जाएगा, और 43 + 5 कर दीजिएगा तो 48 का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स जोड़े गए, अंतः स्थापित किए गए। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए। 44वें संविधान संशोधन के जरिए 38 में बदलाव किया गया। पहले 38 का जो टेक्स्ट था उसको 38(1) बना दिया गया और 38(2) जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इन संशोधनों को आपको ध्यान में रखना है। 44वें संशोधन से अनुच्छेद 38 में परिवर्तन हुआ, 42वें से 39 के, 43 के और 48 का, 39 का, 43 का और 48 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में कब बदलाव होगा? 86वें संविधान संशोधन के जरिए 2002 में। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा एक मूल अधिकार बना दिया गया था। तो ठीक इसी आर्टिकल के जरिए आर्टिकल 45 में भी बदलाव होगा, क्योंकि पहले से आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात की गई थी, प्रारंभिक शिक्षा की। लेकिन जब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो ऑब्वियसली आर्टिकल 45 में कुछ बदलाव किया गया होगा, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात जो पहले से 45 में थी, राज्य कोशिश करेगा इसके लिए, ये कहा गया था, वो तो अब फंडामेंटल राइट बन गया। तो अब 45 की विषय वस्तु में क्या बदलाव हुआ? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, अर्ली 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनकी शिक्षा राज्य कोशिश करेगा कि इस जिम्मेदारी को निभाए। तो आर्टिकल 45 में कब बदलाव हुआ? 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए। ये सब मैं उस दिन बता चुका हूं। एक चीज जो छूट गई थी वो 43 ख है, जिसको 97वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, सहकारी समिति। 97वें संविधान संशोधन के जरिए भाग 9B जोड़ा गया था,
सहकारी समिति, ठीक है। तो 43 ख भी जोड़ा गया था। यहां एक नोट लिखा हुआ है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, कई बार आप किताबों में देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में इन तीन के अलावा 39 क, 43 क और 48 क के अलावा 39 च प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। प्रतिस्थापित और अंतःस्थापित में क्या अंतर है? अंतःस्थापित आप देखेंगे 43 क के बारे में लिखा रहेगा, 39 क के बारे में लिखा रहेगा, 48 क के बारे में लिखा रहेगा कि ये अंतःस्थापित किए गए, यानी इन्हें जोड़ा गया। जबकि 39 च 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसे प्रतिस्थापित किया गया, यानी सब्स्टिट्यूट किया गया, चेंज किया गया। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान पर रखिए। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें जाननी है। आपको ध्यान पर होगा जब हम आर्टिकल 12 पढ़ रहे थे मूल अधिकारों के तहत, भाग 3 के तहत, तो भाग 3 में आर्टिकल 12 क्या कहता था? राज्य की परिभाषा बताता था। किसके लिए? भाग 3 के लिए। राज्य की परिभाषा भाग 3 के लिए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी है, तो उसको जाकर देख लीजिए। भाग 4 में 36 से 51 है, तो 36वां आर्टिकल कहता है परिभाषा, और कहता है कि इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। ठीक है, क्या कहता है? आर्टिकल 12 में जो भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा है, दरअसल वही परिभाषा राज्य की भाग 4 के लिए भी है, डीपीएसपी के लिए भी है। यानी आर्टिकल 12 में जो चीजें दी गई हैं वही आर्टिकल 36 में लिखा गया है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। इस लाइन को छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है, यानी आर्टिकल 12 के सेम आर्टिकल 36 है। आर्टिकल 12 भाग 3 के लिए है और आर्टिकल 36 भाग 4 के लिए है। आपको याद है ना कि क्या क्या परिभाषा में, राज्य की परिभाषा में क्या क्या था? भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन इकाइयां जो हैं, और अदर अथॉरिटीज। ठीक है, यह बताया गया था भाग 3 के लिए, और यही परिभाषा भाग 4 के लिए आर्टिकल 36 में बताया गया है। ठीक, तो 36 ये हो गया। 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि इस भाग में जो भी उपबंध दिए गए हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नहीं है।
साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसी को हम कहते हैं गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्हें लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में अधिकार, हमारी गारंटी दिया गया है हमें अधिकारों का। जब उसका न्यूनीकरण होगा, जब उसको कम किया जाएगा, जब उसको छीना जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सीधे न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार हमें गारंटीकृत तौर पर मिले हुए हैं, गारंटी मिला हुआ है उन अधिकारों को, और वो न्यायोचित अधिकार है। उनको छीनने, उनको कम करने पर हम सीधे न्यायालय से जाकर गुहार लगा सकते हैं और न्यायालय उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। लेकिन भाग 4 में जो अधिकार दिए गए हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि भाग 4 के अधिकारों को इसलिए गैर न्यायोचित बनाया गया क्योंकि हमारे पास उतने वित्तीय संसाधन उस समय नहीं थे। इसमें से ज्यादातर अधिकार ऐसे थे जो नैतिक उपदेश टाइप के थे, नैतिक थे, आदर्श, नैतिक आदर्श जिसको बोलते हैं, उस तरह के थे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना। आप देखेंगे आर्टिकल 44 में कि यूनिवर्सल सिविल कोड, अभी तक इस पर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, यह लागू नहीं हो पाया है। या आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और उन्हें शासन में बहुत ही महत्व देने की बात करता है, स्थानीय स्वशासन की इकाई के तौर पर। इसका जाकर कब जाकर हुआ? 73rd अमेंडमेंट के जरिए इसको इंप्लीमेंट किया गया और संविधान में भाग 9 बनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई। इसका मतलब यह था कि जिस समय देश आजाद हुआ, हमारे कॉन्सेप्ट में तो था, ठीक है, कि हम ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, लेकिन त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन कब हो पाया, संगठन कब हो पाया? जब हमारे पास उतने वित्तीय संसाधन हो गए। फिर हमने कारण यह भी देखा था कि हमारे परिपक्वता में उस समय कमी थी, लोगों के भी परिपक्वता में कमी थी, शासन में भी अभी तो हम नए नए शुरू हो रहे थे, सीखने का समय था, तो हम इतने ज्यादा परिपक्व नहीं थे कि इन नैतिक आदर्शों को गारंटीकृत अधिकार में बदल सकें, उसकी गारंटी दे सकें। जबकि हमारा संविधान जहां जहां से बना हुआ है, जैसे आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, अमेरिकन संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो जो देश इंप्लीमेंट कर रहे थे वो बहुत आगे बढ़ चुके थे अपने लोकतंत्र में, और हम अभी शुरुआत कर रहे थे। तो हमारे सामने एक बड़ा कंस्ट्रेंट ये था, एक बड़ी बाधा ये थी कि हमारे पास उतने वित्तीय संसाधन नहीं थे, उतनी परिपक्वता नहीं थी, तो हमें समय का इंतजार करना था। और सबसे बड़ी बात कि अगर फंडामेंटल राइट्स की तरह डीपीएसपी को भी अगर गारंटीकृत कर दिया जाता, वैसा अधिकार हो जाता जो न्यायोचित अधिकार है, तो क्या होता? फिर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संघर्ष बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। संघर्ष चला, लेकिन एटलीस्ट यह था कि फंडामेंटल राइट्स की गारंटी थी, डीपीएसपी को न्यायोचित नहीं बनाया गया था, तो संघर्ष होते हुए भी उसको मैनेज किया जा सका। लेकिन अगर सोचिए दोनों को ही गारंटीकृत अधिकार दे दिया जाता, के तौर पर दे दिया जाता, तो वो टकराव फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? 37 पहली बात यह कहता है कि किसी भी न्यायालय में इस भाग के उपबंध प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब गैर न्यायोचित होंगे, लेकिन वो शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप इस अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। पहला कि ये गैर प्रवर्तनीय है या गैर न्यायोचित है, आर्टिकल 37 के नोट्स में लिखिए। दूसरा, ये गैर प्रवर्तनीय होते हुए भी शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, ठीक है, तो गवर्नेंस में इनका क्या स्थान है? मूलभूत हैं, ठीक है। और तीसरा
कि राज्य का कर्तव्य है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करे। तो इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य। 3 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं आर्टिकल 37 में। गैर प्रवर्तनीय पहला, दूसरा शासन में मूलभूत। गैर प्रवर्तनीय होते हुए भी, गैर न्यायोचित होते हुए भी आप बेशक न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन इनका स्थान क्या है? फंडामेंटल हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, शासन में इनका स्थान मूलभूत है। और राज्य जब भी विधि बनाएगा इन तत्वों को लागू करना उसका कर्तव्य है। ठीक है, 3 बातें स्पष्ट हैं। अच्छा, पिछली बार जो हमने कॉम्प्रिहेंशन और कहानी के जरिए देखा था, उसमें हमने सिर्फ कीवर्ड देखा था, याद रखने के लिए कि हम एक ग्राफ बना सकें 36 से लेकर 51 तक, और क्योंकि आर्टिकल्स लंबे लंबे हैं तो उसके किसी कीवर्ड को पकड़कर उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट याद कर पाए। आज हम बेयर एक्ट के जरिए उसके पूरे प्रावधानों को देख रहे हैं। चलिए अब आइए आर्टिकल 38 पर। 37 और 36 आपने देख लिया। मूल रूप से अगर देखें तो डीपीएसपी के जो प्रावधान हैं, उपबंध हैं, वो तो बेसिकली 38 से लेकर 51 में ही हैं। क्यों? जैसे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 14 से लेकर 32 तक मूल रूप से उपबंध दिए गए हैं जो अधिकार हैं। इसी तरीके से, हालांकि ये है 12 से 35 तक, इसी तरीके से 36 से 51 तक होने के बावजूद 38 से 51 तक में मूल रूप से उपबंध दिए गए हैं। तो आर्टिकल 38 देख लीजिए। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। और ये क्या व्यवस्था होगा? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है, तो यहां आर्टिकल 38 में क्या बात है? 38(1) में मैंने आपको बताया कि 38 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए कुछ बदलाव किया गया था। वो बदलाव क्या था? वो बदलाव दरअसल था कि 38 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले का जो क्लॉज था उसको 38(1) कर दिया गया। ये 1 है, और 38(2) को जोड़ दिया गया। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जोड़ा गया, तो जोड़ा गया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास। ठीक है, 38(2) जोड़ा गया और 38 जो पहले से था उसको 38(1) में फिर से उसकी नंबरिंग कर दी गई, पुनः संख्याकित किया गया इसको 38(1) के तौर पर। और क्या कहा गया? इसका टाइटल यह है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। पहले में क्या है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। तो यहां आपको ध्यान पे रखना होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कहां की गई है? 38(1) में। ठीक है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछते। और 38(2) में क्या जोड़ा गया? राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और ना केवल इंडिविजुअल्स के बीच बल्कि ग्रुप्स के बीच भी। प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य विशिष्टतया मतलब स्पेशली आय की, स्पेसिफिकली आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा।
ठीक है, क्या बात हुई? पहले तो एक ही बात, अच्छा देखिए, जब आलोचना हम पढ़ेंगे ना डीपीएसपी की, उस आलोचना में हम देखेंगे कि डीपीएसपी में बहुत सारे क्लॉज बहुत अस्पष्ट हैं। इसकी बहुत सारे संवैधानिक जानकारों ने और संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर्स ने भी इस आधार पर आलोचना की है। अस्पष्टता बहुत ज्यादा है, एक ही बात का दोहराव बहुत ज्यादा है, पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। तो इसके हर आर्टिकल में आपको दिखेगा थोड़ा सा दोहराव के तरीके की, एक ही बात लिखा गया है फिर उसको घुमा फिरा के फिर से लिखा गया है। जैसे राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, फिर लिखा गया है कि न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के ग्रुप्स जो हैं उनके बीच प्रतिष्ठा सुविधा और अवसर की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। तो वेग दिख सकता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, और 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं: प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। मोहब्बतें आपने देखे हैं ना, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, वैसे ही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है एक एक चीज वो पूछेगा नहीं, इसीलिए मैंने कीवर्ड वाला तरीका आपको बताया है। और लास्ट में फिर से कंक्लूड कर लेंगे हम। 36 राज्य की परिभाषा, 37 गैर प्रवर्तनीय लेकिन शासन में मूलभूत, 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, 39 इस तरीके से करके राज्य द्वारा अनुसरणीय नीतियां। इस तरह से करके हम आगे बढ़ेंगे, एक शॉर्ट नोट्स में एक ही पेज में सारा खत्म कर लेंगे। ठीक, तो 38.1 और 38.2 क्या है? 38.1 है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इतना ही लिखना है आपको। अड़तीस का टाइटल क्या है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था अड़तीस एक जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। और 38.2 प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। खत्म करने का प्रयास, ठीक, इतना ही 2 लाइन में, फिर 38 खत्म हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 38 में अगर टाइटल के लेवल पर याद रखना है तो टाइटल के लेवल पर क्या याद रखना है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। और अगर 38.1 और 38.2 जो कि आपके नोट्स में होना चाहिए, 38.1 में क्या है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। और दूसरा 38.2 राज्य विशिष्टता आय की असमानता को खत्म करने के लिए यहां सबसे अच्छा क्या है? प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास। ये कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन से, सॉरी 44वें से। चेंज कब हुआ है? 44वें संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है। अब आइए 39। मैंने अपनी कहा आपको जो कॉम्प्रिहेंशन दिया था उसमें क्या कहा था कि राज्य 6 तरह की नीतियां बनाएगा, और ये इसका टाइटल ही है राज्य द्वारा अनुसरणीय यानी अनुसरण करने लायक, अनुसरण योग्य नीतियां, नीति तत्व हैं। और कह रहा है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस तरह से संचालन करेगा,
अपनी पॉलिसीज को इस तरह से ऑपरेशनल बनाएगा कि 39 का पुरुष और स्त्री, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो 39 का क में क्या लिखना है कीवर्ड में? आजीविका का अधिकार। ठीक है, आजीविका के पर्याप्त साधन लिख लीजिए। आजीविका के पर्याप्त साधन। क्या प्रयास करेगा राज्य कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिल सकें। ठीक है, 39 ख और ग के बारे में हमने फंडामेंटल राइट्स के दौरान भी बातचीत की थी। 39 ख और ग में कीवर्ड्स क्या थे? 39 ख में था भौतिक संसाधन और 39 ग में था अर्थव्यवस्था में अर्थ का केंद्रीकरण ना हो, अहितकारी केंद्रीकरण ना हो। ठीक है, तो अब बेयर एक्ट में पढ़ लेते हैं, फिर इसके कीवर्ड्स को आप लोग एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बेयर एक्ट क्या कहता है? समुदाय के, कम्युनिटी के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह बटा हुआ हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके, पालन हो सके। भौतिक संसाधन जो हैं उनका इस तरह से, मतलब उस पर किसी एक का अधिकार ना हो, उसका इस तरह से उचित तरीके से बंटवारा हो, उन पर नियंत्रण और स्वामित्व का बंटवारा इस तरीके से हो ताकि सामूहिक हित, जो कि पर्पस है लोक कल्याणकारी राज्य का, तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो जरूरी है कि सामूहिक हित का पालन हो सके, साधन हो सके, वो है 39 का ख, भौतिक संसाधनों का बंटवारा, उन पर स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस तरीके से हो कि सबके लिए हितकारी हो। ग क्या कहता है? आर्थिक व्यवस्था इस तरह चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो जाए। ठीक है, अभी आपको कुछ चीजें तब समझ में आएंगी जब हम इसका क्रियान्वयन देखेंगे कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया, तब आपको समझ में, आप रिलेट कर पाएंगे कि किससे किसको रिलेट करना है। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं 39 ख में कि भाई भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और कंट्रोल जो है वो इस तरह से बांटा जाए जिससे सार्वजनिक हित हो, सार्वजनिक हित को पूरा किया जा सके। और यहां भौतिक संसाधन कह रहा है, यहां कह रहा है धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो जाए। मतलब दोनों में लगभग एक ही बात कह रहा है। 39 ख में कह रहा है भौतिक संसाधनों का, और 39 ग में कह रहा है आर्थिक व्यवस्था इस तरह से चले कि धन और उत्पादन संसाधनों का, साधनों का केंद्रीकरण अहितकारी तरीके से ना हो जाए। यानी दोनों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और समाजवादी विचारधारा आगे जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किस सिद्धांत के तहत उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कीवर्ड अगर याद करना हो तो 39 ख में याद लिख सकते हैं भौतिक संसाधन या भौतिक संसाधनों का बंटवारा, और 39 ग में लिख सकते हैं धन और
उत्पादन का अहितकारी संकेंद्रण न हो। ठीक है, संकेंद्रण का अंग्रेजी क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ना हो जाए, डिसेंट्रलाइज्ड हो। फिर 39 का घ, 39 का घ कहता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो इसके लिए क्या कीवर्ड है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये सब कीवर्ड्स आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। फिर 39 का अंग या 39E, नोट्स में आपको मैंने 39E लिखा है क्योंकि अंग कैसे लिखा जाता है हिंदी में आ ही नहीं रहा था। पुरुष और स्त्री कर्मकारों यानी काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। पहला पॉइंट क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं, पुरुष और स्त्री कर्मकार हैं और बालक हैं, जो उनकी शक्ति का और स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, और आर्थिक आवश्यकता के वजह से नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी शक्ति के या आयु के अनुकूल ना हो। मतलब किसी की मजबूरी है, अगर पैसा कमाना ही है, ठीक है, और कोई छोटा बच्चा है, तो ऐसी मजबूरी है। या आप एक उदाहरण ले लीजिए, वैश्यावृत्ति का उदाहरण, कि कोई महिला है, उसको किसी भी तरीके से आर्थिक अक्षमता है, उसको आर्थिक आवश्यकता है, तो किसी ऐसे रोजगार में उसको ना जाना पड़े जो उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल नहीं है। ठीक है, यह किसका कर्तव्य है? यह राज्य का कर्तव्य है। या कोई महिला है, उसको रोज दे दिया गया है कि 1 क्विंटल का बोरा उठाकर डेली 100 ऐसे बोरे ट्रक में लादने, वो उसकी शक्ति के अनुकूल नहीं है। या कोई छोटा बच्चा है, वो उसकी आयु के अनुकूल नहीं। तो 39 का अंग क्या कहता है कि राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि पुरुष और स्त्री कर्मकार जो हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का, और जो बालक हैं उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज की आर्थिक आवश्यकता की वजह से, पैसे की जरूरत की वजह से किसी ऐसे रोजगार में उनको जाने की मजबूरी ना हो जाए जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो 39 का अंग जो है, उसके लिए कीवर्ड क्या डालेंगे? पुरुष, स्त्री, सुकुमार बालक। ठीक है, और स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग न हो। इतना डाल लीजिए। अच्छा, कीवर्ड्स आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको हिट कर जाए, याद रखने में आसानी हो जाए, वो डाल सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड को लेकर बहुत आपको टेंशन नहीं लेना है। 39 का च, 39 का च कहता है कि बालकों को, चिल्ड्रंस को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में, ठीक है, फ्रीडम और डिग्निफाइड एटमॉस्फेयर में स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा मिले। और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों यानी यूथ, चिल्ड्रन एंड यूथ को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से
उनकी रक्षा की जाए। अब मैंने कहा ना कि बहुत सारी आलोचनाएं इसकी होती हैं। जैसे आप देखिए 39 का अंग क्या कह रहा है, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। फिर 39 का च, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा दिया जाए और शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाए। तो एक तरह का रिपीटेशन यहां दिख रहा है आपको। तो इसी आधार पर इसकी आलोचना भी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको कीवर्ड्स केवल याद कर लेने हैं और ध्यान रखना है। ठीक, इसमें क्या कीवर्ड बनेगा, केवल बालक हैं। 39 के अंग में क्या क्या थे, पुरुष, स्त्री, सुकुमार बालक, और यहां बालकों को स्वस्थ विकास का अवसर देना। समझ में आ रही बात। 39 में कंफ्यूजन क्या होता है कि एक तो है 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, इसमें भी 39 क से च तक है। यहां 39 का क्या कह रहा है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। तो यहां सिर्फ याद रखना है 39 का जो राज्य द्वारा अनुसरणीय नीतियों के अंतर्गत 39 का है, उसके अंदर आजीविका की बात की गई है, आजीविका के पर्याप्त साधन की बात की गई है। जबकि 42वें संविधान संशोधन के जरिए जिस 39 का को जोड़ा गया है वो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस तरह काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो जाए। ठीक है, सबको सुलभ तरीके से न्याय मिले। और वो विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता की वजह से कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। तो असली बात क्या है कि राज्य क्या प्रयास करेगा, भाई न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित कौन रहेगा। मान लीजिए किसी बड़े धनवान आदमी पर कोई मुकदमा हो गया और उसको न्याय प्राप्त करना है, तो वो क्या करेगा, अपना प्राइवेट वकील हायर करेगा, बड़ा से बड़ा वकील हायर करेगा। तो क्या उसके साथ यह खतरा है कि न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वो वंचित रह जाए। न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कौन रहेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, जो वकील हायर नहीं कर सकता। तो यहां किसके बारे में बात हो रही है कि जो ऐसे लोग हैं जो न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, राज्य को कहा गया है कि भाई सुनिश्चित कीजिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण, या तो उनके पास पैसा नहीं है या कोई और वजह होगी जिसके कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, यानी उनको फ्री लीगल एड दीजिए, निःशुल्क विधिक सहायता दीजिए। और कौन देगा ये, राज्य, निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसी के अंतर्गत नेशनल लेवल पर नालसा एस्टैब्लिश किया गया, स्टेट के लेवल पर सालसा एस्टैब्लिश किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर त्रिचरणीय विधिक सहायता का तंत्र बनाया गया। ठीक है, तो 39 का जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था उसके जो टेक्स्ट हैं वो क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता। आर्थिक वजह से या फिर किसी और निर्योग्यता की वजह से, किसी भी वजह से कोई भी व्यक्ति, कोई नागरिक, यहां ध्यान रखिए यहां नागरिक लिखा हुआ है कि कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के
अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम के द्वारा किसी भी तरीके से या तो कानून बनाइए या कोई ऐसी योजना चलाइए जिसके द्वारा या किसी भी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य करे। स्पष्ट है? ठीक है, चलिए आर्टिकल 40, महात्मा गांधी का सपना, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको, भाई ग्राम पंचायत का गठन कर दिए, मान लीजिए उनको ऐसा पावर और अथॉरिटी नहीं दिए अगर, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ गठन करने का। तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि राज्य भाई ग्राम पंचायतों के संगठन की कोशिश करेगा और साथ ही ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देने का प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए जरूरी हैं। यानी ग्राम पंचायतों का सिर्फ गठन नहीं करेगा बल्कि ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां और ऐसी अथॉरिटी देगा जो उनको स्वायत्त शासन की एक मजबूत इकाई के तौर पर इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, कीवर्ड क्या है? ग्राम पंचायत। 73rd अमेंडमेंट के जरिए आपको पता है भाग 9 जोड़ा गया, ग्राम पंचायत मतलब पंचायत। ठीक है, और त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, मैंने कहा था ना शुरू में ही दिक्कत क्या थी कि आर्थिक तौर पर राज्य के पास उतने संसाधन नहीं थे, विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की तथा अनहर्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। आसान शब्दों में क्या कहें कि राज्य किस किस चीज के लिए व्यवस्था करेगा? अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए, अपनी संभावनाओं को देखते हुए काम पाना, शिक्षा पाना, ठीक है, काम पाना, शिक्षा पाना और ऐसी दशाएं जिसमें बेरोजगारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गई, अशक्तता हो गई, ऐसी दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो क्या कीवर्ड हो गया 41 में? काम, शिक्षा, बुढ़ापा, अशक्तता, बीमारी, बेरोजगारी इत्यादि दशाओं में ठीक है लोक सहायता। काम पाने और शिक्षा पाने का अधिकार और बुढ़ापा, अशक्तता, बीमारी और बेरोजगारी जैसी अवस्था में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार उनको मिले, उसके लिए प्रबंध करें। यह हो गया आर्टिकल 41। अब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्टोरी में सब कुछ है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत या मानवोचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, मैटरनिटी रिलीफ। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मतलब दो बातें हैं इसमें, एक तो काम की मानवोचित दशाएं, मानव के लिए जो उचित दशाएं हैं, और प्लस प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, तो राज्य की कोशिश क्या होगी आर्टिकल 42 के तहत? आर्टिकल 42 के तहत राज्य की कोशिश होगी, राज्य क्या करेगा? पहला, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं
सुनिश्चित करेगा। ऐसा कोई काम किसी को ना करना पड़े जो मानवोचित दशाएं उसके लिए ना हो, ठीक है, और न्यायसंगत दशाएं हो। और दूसरा कि प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ के लिए उपबंध करेगा। तो आर्टिकल 42 का अगर आपको एक कीवर्ड याद रखना हो तो वो कीवर्ड क्या है? मैटरनिटी रिलीफ या फिर प्रसूति सहायता। ठीक है, तो चलिए 42 तक आज हमने कर लिया है, पढ़ लिया है, यानी कि हमने 36 से लेकर 42 तक का बेयर एक्ट निपटा लिया है। 43 से लेकर 51 तक हम कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।